हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इंगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 24। इसमें पूरे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके और करंट के मिलाकर। जो वीडियो का री एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल की अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? जो अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक हैं वो हैं कालिदास जी। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और हैं, वो हैं रघुवंशम, कुमार कुमार संभवम, मेघदूता और ऋतु संहारा। ये कुछ महत्वपूर्ण और रचनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की जो प्रसिद्ध महिला शासक थी वो थी प्रभावती। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और बाकाटक नरेश की पत्नी थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो उस समय कौन शासक था जब मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व स्टार्ट हुआ? तो उस समय शासक थे औरंगजेब के शासनकाल में यह युद्ध स्टार्ट हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो जो बिहार के सासाराम शहर में किसका मकबरा है वो है शेरशाह सूरी का। किसका है? शेरशाह सूरी का। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने करवाई थी? जो मयूर सिंहासन था उस वह किसने बनवाया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आपका अगला प्रश्न है, किसने 1862 में इंद्र प्रकाश का प्रकाशन किया था? जो इंद्र प्रकाश एक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसने किया था? आपका सही जवाब रहने वाला है वो है जस्टिस रनाडे। क्या है? जस्टिस रनाडे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वंदे भारतम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? जो वंदे भारत पत्रिका है इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में इसकी प्रस्ताव हुई थी और यह अरविंद घोष जी के द्वारा संपादित की गई थी। लेकिन इसमें और भी कुछ लोग शामिल थे, जैसे श्री सुबोध चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, ये सभी लोग भी इसमें शामिल थे। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो जो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने। इनका जन्म 1842 ईस्वी में 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर था और इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, वो था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने ही। आर्य समाज कब की थी? तो वो की थी 1875 ईस्वी में। कब की थी? 1875 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में संस्थापित करने का आदेश देता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है उत्प्रेक्षण। क्या है? उत्प्रेक्षण। एक
यह किस में आता है? तो यह आता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जो रिटें जारी होती है उसके अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। अगर पूछा जाए कि उच्च न्यायालय की जो हाई कोर्ट होता है उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी लीला सेठ। कहाँ कहाँ की हाई कोर्ट की थी? तो वो हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। अगर बात की जाए फातिमा बीबी की का जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था? तो वो 1989 ईस्वी से 1989 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। अब अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 5। कम से कम 5 होनी चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत 143 के अंदर निर्वाचन का वो किया गया। लेकिन यदि 145 के गा में यह कहा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी के जो भी अपराधी है उसके मामले में सजा को माफ कर सकता है या उसमें हेर फेर कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। लेकिन किसी भी अपराधी को यदि मृत्यु दंड प्राप्त है तो उसको माफ नहीं कर सकता है, लेकिन उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन यदि बात की जाए कि मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति किसके पास है, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। आपका अगला प्रश्न है, पोन मुंडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर में स्थित है? तो यह किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह स्थान स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो किस जिले की पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? वो निकलती है नासिक जिले की पश्चिमी घाट ढलानों से निकलती है। अगर पूछा जाए कि गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? वो है त्र्यंबकेश्वरम। क्या है? त्र्यंबकेश्वरम। और यदि पूछी जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? वो भी गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत का गंगा। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे वृद्ध गंगा भी इसी को कहा जाता है। अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की, इसकी सहायक नदियां हैं बरदा, प्राणहिता, मंजीरा, वेग गंगा और इंद्रावती। इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत की में पश्चिम दिशा में बहती है? तो जो कृष्णा नदी है यह पश्चिम दिशा में बहती है। बाद बाकी नर्मदा, साबरमती और लूनी यह सारी की सारी पूर्व दिशा में बहती हैं। अगर बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो निकलती है वो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो यही नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? अगर बात की जाए हिंद महासागर के दूसरे सबसे बड़े द्वीप की, तो वो है श्रीलंका हिंद महासागर का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है। यदि बात की जाए सबसे बड़े द्वीप की, तो वो कौन सा? वो है मेडागास्कर। क्या है?
मेडागास्कर। यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेनाडा स्थित है, जो ग्रेनाडा है वो कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा कैरेबियन सागर में। कहाँ पे? कैरेबियन सागर में। इसको ग्रेनेडा को मसाला द्वीप भी कहा जाता है। जो ग्रेनेडा है इसको हम मसाला द्वीप के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जापान में होन्शु द्वीप जो है वो नामक द्वीप किस के लिए प्रसिद्ध है? जो होन्शु द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। जापान का जो होन्शु द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु और तेल के लिए और कौन से द्वीप है? तो वो है तोतोमी, इचिगो और अंगिता होन्शु। ये तीनों द्वीप भी जापान में तेल के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका अगला प्रश्न है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला कथन, यह भारत से विश्व में विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। अगला है, यह भारत में आय स्तर या निष्पक्ष आवंटन करता है। अगला है, यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो आपका सही जवाब है वो है वर्धित SLR। क्या है? वर्धित SLR। SLR को कहते हैं सर्वाधिक तरलता अनुपात। निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो द्रव्यता अनुपात कौन सा है? तो वो होगा चालू अनुपात। चालू अनुपात एक द्रव्यता अनुपात है। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है या किस स्थान पर है? तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे पर, बिहार तीसरे पर और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तो वो है 19981234 आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सबसे बड़ा रहा है? तो वो रहा है इलाहाबाद। कौन है? इलाहाबाद। जनसंख्या के अगर पूछी जाए कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो भी इलाहाबाद है। यदि पूछी जाए पुरुष जनसंख्या के हिसाब से वो भी इलाहाबाद, और स्त्री जनसंख्या के हिसाब से भी इलाहाबाद ही है। और इसके बाद इलाहाबाद के बाद आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आता है लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से शहर का पूछा जाए तो वो है गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद आता है लखनऊ, लखनऊ जो दूसरे स्थान पर आता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रुसबरस डुबा ओलेसी। क्या है? रुसबरस डुबा ओसेली।
आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य की पक्षी है वो है सारस। इसे हम क्रोच के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो किसके प्रचार के लिए की गई थी कन्या सुमंगला योजना की? पहले बात कर लेते हैं, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात की स्थापना करना, बाल विवाह की कुप्रथाओं को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना। क्या था? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा बरेली। बरेली के इज्जत नगर में यह स्थित है। इसकी स्थापना CARI की स्थापना 2 नवंबर 1989 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? वो है विजुअल बेसिक। क्या है? विजुअल बेसिक, यह एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में किस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बना सकता है या बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमला सतह। क्या कहते हैं? हमला सतह या अटैक सरफेस। इसको हम अटैक सरफेस भी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज सकता है या प्राप्त कर सकता है? तो वो होता है फैक्स। जो फैक्स मशीन होती है इसके द्वारा हम किसी भी चित्र या टेक्स्ट को भेज सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? आपका सही जवाब होगा वो होगा गूगल। यह एक गूगल वेब ब्राउजर नहीं है बल्कि गूगल एक सर्च इंजन है। बाद बाकी फायरफॉक्स, मोजिल्ला, माइक्रोसॉफ्ट एडिज और नेट स्पेस, यह तीनों के तीनों वेब ब्राउजर हैं। अगर बात की जाए गूगल क्रोम की, तो गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है। अब अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? तो जो 1 जीबी कितने MB के बराबर होती है? तो वो होती है 1024 MB के बराबर होती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1024। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक होता है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा अभ्रक। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ताप का सुचालक होता है। आपका अगला प्रश्न है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। आपका अगला प्रश्न है, एथिलीन ग्लाइकोज को एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी में के क्वथनांक को बढ़ा देता है। आपका अगला प्रश्न है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है
तो कौन सी गैस निकलती है? जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी रोग। अगर पूछा जाए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है थायमीन। आपका अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा विटामिन नहीं है? अगर बात की जाए वसा में घुलनशील विटामिन की, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ई, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील विटामिन है, लेकिन विटामिन सी और विटामिन बी यह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, यह जब बल्कि यह जल में घुलनशील विटामिन है। आपका अगला प्रश्न है, क्विंटम प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा था? जो क्वांटम प्रक्रिया थी इसके द्वारा उत्पादित पहला विटामिन था वो था विटामिन सी। इसको किसने किया था? तो इसको एक हंगेरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वॉन जेट जोगोई ने इसको बैक्टीरिया के द्वारा से इसकी उत्पत्ति की थी। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में पांच टाउनशिप का निर्माण किया है। इसमें सिंगल एंट्री मल्टी एग्जिट पार्ट्स के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर। यह बक्कल और कोरी को आपस में जोड़ेगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन को छोड़कर भारत पांचवें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। नंबर 1 पे आता है अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर उसके बाद आता है भारत, फिर आता है ब्रिटेन। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो वो जीता है दिव्या रॉय ने। यह केरल की है, सॉरी यह कर्नाटक की, यह कर्नाटक की है। और यह 71वें जो मिस यूनिवर्स 2022 का होगा उसमें भी ये भाग लेंगी। आपका अगला प्रश्न है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है वो मिला है रणवीर सिंह को। किसको मिला है? रणवीर सिंह को। अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो है कृति सनोन। इनकी जो फिल्म थी मिमी, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। यदि बात की जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड वो दिया गया था विष्णुवर्धन को, इनकी फिल्म शेरशाह के लिए। आपका अगला प्रश्न है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए की गई शुरू योजना का क्या नाम है? वो है अग्निपथ योजना। कौन सी है? अग्निपथ योजना। इसमें जो भी भर्ती होंगे उन्हें हम अग्निवीर के नाम से जानेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली सी ब्रीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो जो सी ब्रीड पार्क है वो तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु राज्य में। और इस पार्क का जो की स्थापना की जा रही है वो पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इस पार्क की स्थापना की जा रही है। आपका अगला प्रश्न है, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो वो रहा है
हरियाणा इस में पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा ने 137 पदक जीते हैं। उसके बाद में रहा है महाराष्ट्र ने 125 पदक जीते हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश इसमें 12वें स्थान पर रहा है। और अगर बात की जाए इसके मेडल्स की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 42 पदक जीते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो जो ओजोन परत में सर्वाधिक छिद्र का निर्माण है वो है अंटार्कटिका के ऊपर। यह दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती है सुंदरबन के डेल्टा पर। कहाँ पर पाई जाती है? सुंदरबन में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर नाम भी सर्च करेंगे इनके क्लासेस तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।